हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, उस सर्किट ब्रेकर के अंदर जो आग उत्पन्न होती है उसका नेचर कैसा होता है। क्यों इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो सर्किट ब्रेकर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा पिछले जो वीडियो में हमने सीखा था उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे चीज़ें रिलेटेड है। अब हो क्या रहा था कि जब सर्किट ब्रेकर था, जब सर्किट ब्रेकर में कहीं फॉल्ट आ रही थी। अब जब फॉल्ट आ रही थी तो उस फॉल्ट की वजह से क्या होता है कि जो हमारा दोनों कॉन्टैक्ट थे, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट, इनके बीच में क्या हो रहा था, एक आग उत्पन्न हो रहा था। वो आग क्या कर रहा था, अगर उस आग को आप समय से ख़त्म नहीं करेंगे, उस आग को आप समय से क्विंच नहीं करेंगे तो वो आग आग के थ्रू क्या होगा, फॉल्ट करंट हमारे सिस्टम तक चली जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब आग को आप समय पर ख़त्म नहीं करेंगे ना, तो वो जो हमारा सर्किट ब्रेकर लगाए हैं, जिस आप मकसद से लगाए हैं ना, वो आपके मकसद को पूरा नहीं करेगी। वो सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारा आग होता है ना, उस आग से क्या होगी, जो हमारा फॉल्ट करंट है हमारा सिस्टम तक चली जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि उसको समय पे आपको खत्म करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। जो कि हम जस्ट और भी वीडियो जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि जो सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर में आग को कैसे खत्म किया जाता है। तो चलिए आज हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब हम आग के बारे में बात कर रहे थे। अर्थात उससे क्या हो रहा कि जो आग से क्या हो रही थी, हमारा करंट का फ्लो हो रहा था। तो वो आग कैसा बिहेव कर रहा था, एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। अब जानते हैं कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी कंडक्टर से अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर की कुछ ना कुछ अपनी एक रजिस्टिविटी होती है। अर्थात वो कंडक्टर क्या करता है, उस अपने माध्यम से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, उसका विरोध करता है। तो सेम हमारा वैसे आर्क है। आर्क चूंकि कैसा बिहेव कर रहा है, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस अपने आर्क की भी तो कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस वैल्यू होगी, जो क्या करेगा कि अपने अंदर से जो फ्लो होने वाला करंट है उसका अपोज करेगा। कहने का मतलब यही है कि जब वो फ्लो का अपोज करेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। किसके अंदर? आग के अंदर। ठीक है, तो आइए अब उसको समझते हैं। आइए इससे पहले थोड़ा हम फिगर से थोड़ा इसको स्पष्ट कर लेते हैं, जिससे आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिगर में क्या है, ये देखिए हमारा क्या है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट है। इस सर्किट ब्रेकर के अंदर की मैकेनिज्म है। ये क्या हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है। अब क्या हो रहा है कि ये अभी क्या है कि दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य आग उत्पन्न नहीं हुआ है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं आया। अब क्या हो गया कि अब सर्किट ब्रेकर में देखिए फॉल्ट आ चुका है। और जब फॉल्ट आ गया है तो देखिए दोनों जो हमारा कॉन्टैक्ट है, इन कॉन्टैक्ट के मध्य क्या हुआ, देखिए आग उत्पन्न हो गया है। अब इन्हीं आग के थ्रू क्या होगा ना कि ये हमारा जो फॉल्ट करंट है वो सिस्टम तक चली जाएगी। अगर मान के चलिए आप यहाँ से सर्किट ब्रेकर कोई लगा दिए हैं और यहाँ आपका कोई सिस्टम है। अब सिस्टम है, ये सर्किट ब्रेकर के अंदर अगर सर्किट ब्रेकर समय पर ट्रिप नहीं होगी तो क्या होगा, सर हमारा सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट होगा? सिस्टम तो ऑटोमेटिक से डैमेज हो जाएगा उस फॉल्ट करंट से। तो इसीलिए इसको समय पे जो आग है इसको खत्म करना जरूरी हो जाता है। नहीं खत्म करेंगे तो इस आग के थ्रू क्या हो जाएगी, हमारा जो फॉल्ट करंट है सिस्टम तक चली जाएगी। जब सिस्टम तक चली जाएगी तो सिस्टम ऑटोमेटिक से डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारा जो आग कैसे बिहेव कर रहा है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए क्या होता है, इस कंडक्टर अपना खुद का खुद एक रेजिस्टेंस होता है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या करते हैं कि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जितने भी टाइप के हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि सर्किट ब्रेकर का जो आर्क है, उस आर्क के हम लोग लाइन मतलब लेंथ को बढ़ा देते हैं, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को कम बेसी करके हम क्या करते हैं, आग को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब क्या है, क्योंकि हम आर्क की बात कर रहे हैं, आर्क कैसे नेचर का होता है। कोई आपसे पूछे कि जो सर्किट ब्रेकर के अंदर आग उत्पन्न हो उसका नेचर कैसा होता है, तो आप उसको एक शब्द में जवाब दीजिएगा कि जो आग उत्पन्न हो रही है ना, वो रजिस्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है? रजिस्टिव नेचर का होता है। अब हो क्या रहा था कि सर्किट ब्रेकर में क्या हुआ, फॉल्ट के बाद क्या हुआ, दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य आयोनाइजेशन हुआ। जब जहाँ पर भी आयोनाइजेशन होता है तो आपको पता है कि कहीं पर भी जब आयोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उन क्षेत्र में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो उन क्षेत्र में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा ही होगी ना। तो वहाँ से क्या होता है, करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ऑफ द आर्क ज़्यादा हो जाएगा। चूंकि हम आग की बात करें, सर्किट ब्रेकर में जो आग उत्पन्न हो रही है उसकी बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आग से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू है ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो जाएगी कि
ड्यू टू आयोनाइजेशन, उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, उस रीजन में आयोनाइजेशन हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्लो कहाँ से होगा, उसी आग से ही तो होगा ना, अर्थात तो उस कंडक्टिविटी ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आर्क किस नेचर का होता है, रजिस्टिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, रजिस्टिव नेचर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए एक नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट, इसको पढ़ाने का मेन मकसद ये है ना कि जब आगे जब पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसलिए इसको पहले बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट पे है क्या, ये चीज़ें आप अच्छे से यही समझ लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है कहाँ पे, जब आगे चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो, इसलिए इसको हम पहले बता दे रहे हैं। क्योंकि जब आगे जब पढ़ाएंगे तो ताकि आप ये ना बोलें कि ये चीज़ें हमें बताई नहीं गई है, चीज़ें समझ नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इसको पहले बता दे रहे हैं। तो जब हम लोग 12th क्लास में या फिर जब सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि जो प्रतिरोध का मान होता है वो क्या होता है, ये फार्मूला आप लोग अच्छे से जानते हैं कि रो एल बाई ए होता है। अब होता क्या है कि जो हमारा आर का मान होता है वो क्या होता है, वो कंडक्टर की लेंथ के समानुपाती होता है। करने का मतलब क्या है, ये कंडक्टर है ना, तो इसका लंबा जितना ज़्यादा कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर जितना लंबा होगा इसके अंदर प्रतिरोध का मान उतना ही ज़्यादा होगा, ये अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा। ठीक ना। अब सेकेंड क्या था कि जो आर ना, इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया, जो एरिया है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो हमारा तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, तार जितना पतला होगा प्रतिरोध का मान उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात तो अपने अंदर से जो फ्लो होने वाली करंट है उसका अपोज उतना ही ज़्यादा करेगा। ठीक है। तो चूंकि हम आग की बात कर रहे हैं तो लेंथ किसका मानेंगे, आर्क का लेंथ मान लेते हैं, यहाँ पे एरिया किसका मान लेते हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आर्क का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं। तो चीज़ें क्या हो जाएंगी यहाँ से कि जो आर्क है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वो आर्क के लेंथ के समानुपाती होगा, लेंथ जितना ज़्यादा होगा आर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, लेंथ जितना कम होगा आग का उतना है वो आर का मान उतना ही कम हो जाएगा। एंड सेकेंड क्या है कि जो हमारा प्रतिरोध का मान होता है, आर्क के प्रतिरोध का मान होता है, वो जो आग है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूले से। एंड सेकेंड क्या है कि चालकता जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। कहने का मतलब है कि किसी कंडक्टर में जितना ज़्यादा करंट का फ्लो हो रहा है, जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा तो उतना ही उसका मान तो कम होगा ना, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध जितना कम होगा उससे फ्लो होने वाली करंट का मान उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात उसकी कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगी। आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आते आज के मेन टॉपिक की तरफ। आज का मेन टॉपिक क्या है, आर्क इंटरप्शन मेथड, यानी जो हमारा जो दोनों कॉन्टैक्ट थे, दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य फॉल्ट के दौरान जो आग उत्पन्न हो रहा था उसको कैसे इंक्वेंच करेंगे, कैसे उसको ख़त्म करेंगे, उन विधियों का समझने वाले हैं कि किन किन विधियों से हम क्या करते हैं, आग को ख़त्म करते हैं। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से दो विधियाँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है किसी भी पावर सिस्टम में या फिर सर्किट ब्रेकर में आग को ख़त्म करने के लिए। और कौन कौन सी विधियाँ है, एक है हमारा हाई रेजिस्टेंस मेथड, यानी जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा आग है, जो आग उत्पन्न हुई है उन आग के प्रतिरोध को ज़्यादा कर दीजिए, प्रतिरोध को ज़्यादा कर देंगे तो उससे जो फ्लो होने वाली ऑटोमेटिक जो फॉल्ट करंट होगी वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब रिड्यूस हो जाएगा तो आग तो खत्म हो जाएगी। एंड सेकंड मेथड क्या है, जीरो करंट मेथड, यानी यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे कि करंट को जीरो करेंगे, करंट को जीरो करेंगे। तो आइए हम इसको एक एक करके इन डिटेल समझते हैं। तो इसमें से मेरा पहला हेडिंग क्या है, हाई रेजिस्टेंस मेथड, हाई रेजिस्टेंस मेथड। अब क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस मेथड में होता क्या है कि हाई रेजिस्टेंस मेथड में दोनों इलेक्ट्रोड मतलब फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के मध्य फॉल्ट के दौरान उत्पन्न आग की लंबाई को बढ़ाकर या आर्क की क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाकर आग के प्रतिरोध को हाई कर दिया जाता है, जिस कारण से आग से होकर फ्लो होने वाली फॉल्ट करंट या क्या हो जाती है, हाई प्रतिरोध यानी उच्च प्रतिरोध के कारण ब्रेक हो जाती है, यानी कि रुक जाती है और आग ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अब इसको कहने का मतलब यही था जो कि हमने पीछे अभी समझाया है, इसीलिए मैंने उस टॉपिक को पहले ही आपको समझा दिया है ताकि आपको समझने में चीज़ें और आसान हो जाएं। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इस फिगर से समझाएंगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा।
अब ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये एक सर्किट ब्रेकर के अंदर का एक मैकेनिज्म है। इसमें एक मूविंग कॉन्टैक्ट आपको दिख रहा है, ये मूव करने वाला, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है। ये क्या हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट है, और ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है इधर वाला। अब क्या होता है कि जब फॉल्ट आ जाता है तो इसके बीच क्या हो जाते हैं, आग उत्पन्न हो जाती है। तो इस आग का प्रतिरोध को ज़्यादा करने के कौन कौन से तरीके हैं? आप जानते हैं कि जो आर होता है वो एल के प्रोपोर्शनल होता है। आर जो होता है ए के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब एल को ज़्यादा कर देंगे, इस आग की लंबाई को और जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे, ये जो आग उत्पन्न हुई इसकी लंबाई को ज़्यादा कर दीजिए तो ऑटोमेटिक से आर ज़्यादा हो जाएगा। या ये काम करिए कि इसको खींच के पतला कर दीजिए, इस आग को क्या करिए, किसी विधि द्वारा इसको बड़ा करिए, खींच करके बड़ा कर दीजिए। जब खींच के बड़ा करेंगे, लंबाई में जब बड़ा करेंगे इसको, तो इसके ऑटोमेटिक से जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये कम होगा तो आर ऑटोमेटिक से ज़्यादा होगा। आप इस फार्मूले से समझेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दीजिए तो आर ज़्यादा हो जाएगा। हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि आर को हम ज़्यादा कैसे करें, किसी न किसी विधि से हम जो आग का प्रतिरोध है उसको हम ज़्यादा कर दें, जिससे उस आग से फ्लो होने वाले जो हमारे फॉल्ट करंट है, उससे फ्लो होने वाली जो हमारी सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाए, रुक जाए, जिससे हमारा क्या हो जाए, सिस्टम बचे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इन विधियों का प्रयोग करेंगे। या आप एक काम करिए कि आपने लंबाई ज़्यादा कर दिया, आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दिया, या एक काम करिए कि आप कंडक्टिविटी जो है ना, उस आग की कंडक्टिविटी को घटा दीजिए। अब होता क्या है कि जब आपने प्रतिरोध को ज़्यादा कर दिया, प्रतिरोध को हमने क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, ये हमने जो सिंबल यूज किया है ये ज़्यादा को डिनोट कर रहा है। और जब आर का मान ज़्यादा कर दिया तो ऑटोमेटिक से क्या होगा कि जो फ्लो होने वाली करंट है, उस आग के थ्रू जो फ्लो होने करंट है वो ऑटोमेटिक से कम हो जाएगी। और जब ये कम हो जाएगी तो जो हमारा हीट है वो कम जनरेट होगा, यानी हीट कम उत्पन्न होगा। जब हीट कम उत्पन्न होगा तो आग ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी हमने आर को ज़्यादा किया तो हमारे जो सिस्टम में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू थी कम हो गई। जब फ्लो की करंट की वैल्यू कम हो गई तो ऑटोमेटिक से हीट जो जनरेट होगा उस आग के द्वारा वो कम हो जाएगा। जब हीट कम जनरेट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आग खत्म हो जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब प्रतिरोध को ज़्यादा करने के लिए कौन कौन से स्टेप अपनाए जाते हैं। अब हमने बता दिया कि आग की लंबाई को ज़्यादा कर दीजिए, यानी लेंथिंग ऑफ आर्क। एंड सेकेंड क्या करिए आप, कूलिंग ऑफ द आर्क एंड कूलिंग द आर्क। इसका देखिए हम समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह ये रहा है कि जब आग को ख़त्म करना है ना, तो आप काम करिए कि जहाँ आग उत्पन्न हो रही है ना, यहाँ पे यहाँ आग उत्पन्न हो गई, दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य आग उत्पन्न हो गया। आग कब उत्पन्न हुआ, जब फॉल्ट आई। तो एक काम करिए आप, एक ऐसा ही माध्यम यूज कर दीजिए कि ये इसको ठंडा कर दें। जब ये ठंडा पड़े, जब ये जो आग है ठंडा हो जाएगा, तो जब ठंडा होता है बुझ जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं ना कि कहीं पे आग लग जाती है तो वहाँ पानी का छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव क्यों करते हैं, कि वो आग ठंडी हो जाए। जब आग वो ठंडी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक से आग क्या हो जाएगी, क्विंच हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो सर्किट ब्रेकर होता है ना, वो सर्किट ब्रेकर के अंदर जो माध्यम यूज किया जाते हैं, जैसे देखिए कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो, उसमें उसके अंदर देखिए निर्वात का प्रयोग किया जाता है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर हो गया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया। उसमें माध्यम क्यों यूज किया जा रहा है, ताकि वो माध्यम क्या करे कि सडनली क्या कर दे, उस आग को ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे कोई कूलिंग मटेरियल यूज कर लीजिए, कोई कूलिंग मीडियम यूज कर लीजिए। एंड थर्ड क्या है, आप जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो आग का, उसको कम कर लीजिए, ये भी हमने आपको बताया है। या फोर्थ काम करिए कि जो आग को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए, यानी कि स्प्लिट कर दीजिए उसको, स्प्लिट द आर्क, यानी कि जो आग है ना उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए उसको। अब इसका करने का मतलब ये है कि जो आग है ना, उस आग को एक ऐसे आप कोई भी आप विधि अपनाइए, ऐसा विधि अपनाइए जिससे उस आग को क्या कर दीजिए कि स्प्लिट कर दीजिए, छोटे छोटे भागों में स्प्लिट कर देंगे। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक जब स्प्लिट करेंगे तो उस आर्क की लेंथ ज़्यादा होगी। जब आर्क की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका आर्क का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसको जो सर्किट ब्रेकर में स्प्लिटर का काम क्या होता है, मेनली यही होता है कि स्प्लिटर में क्या करते हैं हम लोग कि स्प्लिटर में आग को भेज देते हैं। जब स्प्लिटर में आग चला जाता है तो क्या हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसके जो लंबाई बढ़ जाती है और क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, वो आग का प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है, वो आग बुझ जाती है। तो इसको हम आगे समझने वाले हैं। तो ये क्या है, कुछ प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, आग के प्रतिरोध को ज़्यादा करते हैं। अब ये कैसे काम करता है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हमारा है हाई रेजिस्टेंस मेथड,
ये कैसे काम करता है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। नहीं, हाउ टू वर्क हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन मेथड। अब ये काम कुछ इस तरह से करता है। ये देखिए एक फिक्स कांटेक्ट था, ये मूविंग कांटेक्ट था। इसके अंदर क्या है, देखिए आग उत्पन्न हो गई है। ये जब आग उत्पन्न हो गई है तो इस आग की लंबाई को अब ज़्यादा कर देंगे। जब आग की लंबाई को ज़्यादा कर देंगे तो आर ऑटोमेटिक से ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये जो आग है इसका प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा तो उससे कभी भी आएगी फॉल्ट करंट फ्लो होने चाहेगी तो ऑटोमेटिक से रोक लेगा उसको। या आग की लंबाई को ज़्यादा करिए। अब ये ज़्यादा करने का तरीका तो ये भी है कि ये काम करिए कि यहाँ से कोई मीडियम गुजार दीजिए, कोई हवा हो जो बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा हो। यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए ये मीडियम हमने हवा यूज कर लिया। अब जब ये यहाँ से आग उत्पन्न हो रहा था तो ये आग को क्या कर देगा, ऊपर की तरफ इस तरह से क्या कर देगा, इसको बैंड कर देगा। अब ये पहले आग इस तरह से चल रही थी, अब जब हमने नीचे से हवा यहाँ से कोई तेज़ी से फ्लो करा दिया तो ये आग कुछ इस तरह से हो जाएगा, फ्लो का कि नहीं होगा इस हवा के कारण। अब देखेंगे कि इस लंबाई की तुलना में ये वाला लेंथ ज़्यादा हो गया, और लेंथ ज़्यादा हो गया तो आर का मान कम हो गया, ठीक है। या इसमें जो मेटल आर्क स्प्लिटर के साथ छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया जाता है, जैसा अभी हमने बताया आपको। अब होता क्या है कि जो हाई रेजिस्टेंस मेथड के कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, इस नुकसान को हम लोग समझ लेते हैं। इसका सबसे बड़ा हानि क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा हानि ये होता है कि जो आग उत्पन्न होता है दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य, ये क्या होता है, रजिस्टिव नेचर का होता है। इसलिए दी गई सभी सप्लाई सर्किट ब्रेकर को जाएगी। जाहिर सी बात है, जितने भी आप सर्किट ब्रेकर को सप्लाई दे रहे हैं तो उस सब सर्किट ब्रेकर को थ्रू होकर जाएगी, जिससे बनाते समय क्या होता है, इसको हाई स्ट्रेंथ का बनाना होता है। कहने का मतलब क्या है कि चूंकि जो आग होता है रजिस्टिव नेचर का होता है, इसीलिए क्या होता है जब सर्किट ब्रेकर बनाया जाता है ना, उसको हाई स्ट्रेंथ का रखना होता है। क्योंकि अगर नहीं उसको ज़्यादा क्षमता का बनाएंगे तो कभी फॉल्ट आ जाएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो रजिस्टेंस की वजह से वो क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट ब्रेकर ब्लास्ट हो सकता है। क्यों कि भाई ज़्यादा अमाउंट में फॉल्ट करंट आई तो जो रजिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा करंट को अपोज कर दे रहा है, और उसकी क्षमता का लो है, तो लो क्षमता है तो ऑटोमेटिक से सर्किट ब्रेकर डैमेज हो जाएगा, खुद ही सर्किट ब्रेकर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको बनाते समय क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ का रखना होता है। और इसी कारण के वजह से क्या होता है, इसका हम यूज कुछ कहाँ करते हैं, डीसी पावर सर्किट ब्रेकर में करते हैं। यानी कि जहाँ पे डीसी सर्किट है इसको इंटरप्ट करना होता है तो वहाँ पे हम इसका यूज कर लेते हैं। या एसी में भी यूज करते हैं, लेकिन वहाँ यूज करते हैं जहाँ मीडियम एसी सप्लाई फ्लो होती है, वहाँ पे किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो वहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। आइए समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है जीरो करंट मेथड। ये भी क्या है, एक सर्किट ब्रेकर के अंदर आग को क्विंच करने का तरीका है जो काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। जितने भी मॉडर्न टाइप के सर्किट ब्रेकर आते हैं, जितने भी जो बड़े बड़े पावर सब स्टेशन है वहाँ सर्किट ब्रेकर यूज किए गए हैं, वहाँ पे इसी मेथड का यूज किया जाता है, जीरो करंट मेथड का यूज किया जाता है। अब ये किस तरीके से काम करता है ये इसको समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक हाफ साइकिल में करंट का मान जीरो होता रहता है, और यह प्रक्रिया काफ़ी तेज होती है। हमें पता है कि जो एसी सप्लाई का नेचर क्या होता है कि हर हाफ साइकिल पे क्या होती है, वो जीरो होती है। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके परिपथ में फॉल्ट को सिस्टम से अलग किया जाता है, जिसमें जीरो करंट मेथड का प्रमुख भूमिका होती है। अभी हम लोग एसी का जो नेचर होता है उसको समझेंगे। अब एसी नेचर क्या है इसका, देखिए यहाँ पे ये फिगर के द्वारा समझिए इसको। ये क्या है, हमारा डायग्राम है एसी सप्लाई का। अब यहाँ देखेंगे कि हर हाफ साइकिल पे जो हमारा ये जीरो होगी करंट का मान। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ये जो ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, इस पॉइंट पे, फिर इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हर हाफ साइकिल में हमारा करंट का मान जीरो होगा, जबकि डीसी में ऐसा होता नहीं है। डीसी में तो होता ही नहीं है जीरो। अब क्या होता है कि अब काम कैसे करता है कि जब भी मान के चलिए फॉल्ट आ गया, सिस्टम में फॉल्ट आ गया, हमने क्या किया कि रिले को उस टाइम पे ऑपरेट कराया जब क्या हो रहा है कि जो हमारा सप्लाई जीरो होने वाली है। यानी कि जैसे जैसे मान लीजिए सप्लाई बढ़ रहा है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सप्लाई ऑटोमेटिक से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पे कम होगी। और जैसे यहाँ कम होने वाली होती है, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, रिले को ऑपरेट करा देते हैं। यानी इस जीरो वाले मान पे क्या करते हैं, हम लोग इसको ऑपरेट करा देते हैं। जैसे ही हमारी सप्लाई जीरो होने वाली है वहीं पे हम लोग रिले को ऑपरेट करा देते हैं। जैसे ऑपरेट करा देंगे सर्किट का ट्रिप कर जाएगी। या फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड जो हाफ साइकिल है, इसमें मान के चलिए, फिर मान के चलिए आपने इसको नहीं ट्रिप कराया, यहाँ ट्रिप होते 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 फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ चाहेंगे तो इसको ट्रिप करा देंगे। लेकिन आपके मन में सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि ये हम लोग खुद से करते हैं क्या? नहीं, उसमें रिले लगाए गए होते हैं, उसमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो इसी टाइम पे क्या होते हैं, ऑटोमेटिक से ऑपरेट हो जाते हैं।
हम खुद थोड़े नहीं कर पाएंगे, ये इतनी प्रक्रिया तेज होती है कि हमें खुद ही इसका आभास नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है कि जैसे ही जीरो होने वाला है वहीं पे हम रिले को ऑपरेट करा देंगे और क्या होगा, सिस्टम ट्रिप कर जाएगा ऑटोमेटिक से, यानी सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा। अब ये देखिए, अतः सिस्टम में जैसे ही फॉल्ट आता है रिले को उस पॉइंट पे ऑपरेट किया जाता है जिस पॉइंट पर करंट का मान जीरो होने वाला होता है। जैसे हम बताया ना कि यहाँ पे जीरो हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिले को वहीं ऑपरेट कराएंगे। ये रिले खुद ऑपरेट होगा, फॉल्ट जब भी आता है खुद ऑपरेट होगा। जैसे हमें कभी लगाए, मान के चलिए फ्यूज लगाएं, तो फ्यूज क्या होता है कि जब भी फॉल्ट आता है तो क्या आप उसको खुद से जाकर उड़ाते हैं, नहीं ना, वो ऑटोमेटिक से टिप कर जाता है, यानी ऑटोमेटिक से क्या हो जाता है, जो उसके फ्यूज वायर होते हैं वो गल जाता है, मेल्ट हो जाता है और सिस्टम क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जो उस जिससे क्या होता है हमारा सिस्टम बच जाता है। सेम वैसे ही है कि जब भी करंट जीरो होने वाला होता है तो जो हमारे रिले को इस तरह से डिजाइन किया गया होता है, इस तरह से उसको बनाया गया होता है उस सिस्टम को कि ऑटोमेटिक से रिले क्या कर देगा, उसी पॉइंट पर ट्रिप हो जाएगा। ठीक ना, ये नोट पॉइंट क्या है, इस नोट पॉइंट को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एसी परिपथ में किया जाता है। सेकेंड चीज, जितने भी मॉडर्न हाई पावर सर्किट ब्रेकर हैं उनमें आग को खत्म करने के लिए जीरो करंट मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि आज के मॉडर्न जमाने में जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादातर यूज किया जाता है किसका, जीरो करंट मेथड का। जबकि हमने बताया कि जो हाई रेजिस्टेंस मेथड है उसका कहाँ यूज किया जाता है, बहुत कम जगह यूज किया जाता है। मीडियम जो एसी सप्लाई होती है वहाँ पे यूज किया जाता है, या तो फिर डीसी सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो ये था पूरा का पूरा हमारा आर्क इंटरप्शन मेथड था सर्किट ब्रेकर के अंदर, जो कि लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर चीज़ें आपको कोई भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा।